Hello everyone. Today only I read a very strong quote. Let me share that. Only I can change my life. No one else can do this for me. अगर मुझे अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम है, अगर कोई परेशानी है, तो वो चेंजेस मैं अपने अंदर सिर्फ खुद लाऊंगी. ये काम मेरे लिए कोई और नहीं करने वाला है. सो अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ से, अपने गोल से, अपने अचीवमेंट से, देन स्टैंड अप, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ. ये कोई और नहीं करने वाला है. किसी के ऊपर भी ब्लेम कर देने से आपकी सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली है. इफ यू वांट टू चेंज, गेट अप एंड डू इट राइट अवे. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा, व्हिच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटिंग 5th of May. This is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. First article, DMK returns. This article is totally based on the situation in Tamil Nadu कि किस तरीके से AIADMK को हरा कर DMK अब पावर में आई है. क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिनको लोगों ने ध्यान में रखा और जिसके बेसिस पर इनके फेवर में रिजल्ट आया है. मिस्टर MK स्टालिन वहां के अब चीफ मिनिस्टर बनेंगे. एंड किस तरीके से DMK ने काम किया इतने टाइम में, क्या AIADMK ने गलतियां करी और उनका क्या किस तरीके से इम्पैक्ट आया है उनकी हार पर. सो दिस इज ऑल अबाउट तमिलनाडु. Next article is again a political based article totally on the Kerala situation. कि किस तरीके से वहां पे LDF दोबारा पार में आई है. सो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने अगर कुछ काम किया है इतने समय में, पैंडेमिक में काफी अच्छे से काम किया, जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स थे मिस्टर पिनाराई विजयन, उन्होंने इस पैंडेमिक वाली सिचुएशन में, स्ट्रगल्स वाली सिचुएशन में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए इसको कंट्रोल करने में. उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, बोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करे थे, एंड लोगों ने इस चीज की सराहना करी और दैट्स व्हाई LDF फिर से पावर में आई है. So again, this article is politically based. तो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. Next article is an issue of lives versus livelihoods. So this article is based on the migrants कि किस तरीके से पलायन हो रहा है, किस तरीके से cities से लोग वापस अपने अपने गांव में जा रहे हैं. ऑल्दो गांव में जाकर भी वहां कुछ बहुत ज्यादा उनके प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, क्योंकि एक अच्छी और बेहतर जिंदगी के लिए ही वो लोग शहर में आए थे. पर अब अगर वो वापस जा रहे हैं तो ये एक बहुत ही चिंता वाली सिचुएशन है कि वो लोग क्या करेंगे वहां जाके, क्योंकि जो मनरेगा स्कीम है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं एज ऑफ नाउ. सो जो लोगों के करियर है वो बहुत क्वेश्चन में है. ऑल्दो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कुछ ग्रेन्स देंगे, खाने पीने की चीजें देंगे, वो एक सराहनीय स्टेप है, बट ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का. सो ये आर्टिकल था माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर. Now, this article, it is a very important article. कोविड की वजह से इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट आया है, किस तरीके से इंडिया का जो इतना इम्पोर्टेंट होल्ड हो रहा था साउथ एशियन पार्ट में, वो धीरे 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 किस वक्त कैसे खत्म हो रहा है, हम वीक बन रहे हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसीज कैसे काम जो कर रही थी, हम जो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप था हमारा, अब हम क्यों वीक हो गए हैं. सो इस पूरे आर्टिकल में ये सब चीजें आज हम इस आर्टिकल डिटेल में डिस्कस करेंगे. अ कोविड ब्लॉट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कैनवस, मतलब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का जो कैनवस था, जो पेंटिंग का जो शीट था, उसके ऊपर एक धब्बा लग गया है कोविड का. अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैंडेमिक, मतलब एक सीधा सीधा रिजल्ट अगर देखें हम पैंडेमिक का, तो वो आया है न्यू दिल्ली के क्लेम पर, जो हम बनना चाहते थे एक रीजनल प्राइमेसी. रीजनल प्राइमेसी मतलब अपने रीजन में सबसे स्ट्रॉन्ग. सो ये जो हमारा टारगेट था, न्यू दिल्ली मीन्स हमारी इंडिया का जो टारगेट था कि हम रीजनल प्राइमेसी बनेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे, लीडरशिप बनेंगे, तो इस क्लेम को एक हिट मिला है, मतलब एक जोल्ट मिला है कि अब ये जो क्लेम है वो हम इतना स्ट्रॉन्ग मैनर में नहीं कर पा रहे. The second wave of COVID-19 and its agonizing consequences, prompting the country to accept foreign aid after a gap of 17 years. ये जो हमारी सिचुएशन हो गई अभी कोविड-19 की वजह से और इसके रिजल्ट्स की वजह से, इतने पेनफुल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी वजह से हमें बाहर से मदद लेना पड़ रही है. और ये भी 17 सालों बाद ऐसा हुआ है. इतना इंडिपेंडेंट हम होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद,
आज हमें 17 सालों के बाद बाहर से सपोर्ट या मदद लेना पड़ रही है। While the world realizes that India is too important to ignore, हालांकि वर्ल्ड ने रियलाइज किया कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता, which perhaps explains the rush to help. इसीलिए हर कोई मदद करने के लिए आगे आया है. There is little doubt that the country will not be the toast of the Western world until it is able to get back on its feet. पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि हम जब तक अपने पैरों पे दोबारा खड़े नहीं हो जाते, तब तक हम उतने स्ट्रॉन्ग तो अब नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री अब हमारे ऊपर डायरेक्टली कुछ दाव पेच लगाए. As a direct consequence of the pandemic, New Delhi's claim to regional primacy and leadership will take a major hit. Its leading power aspirations will be dented. जो हमारे ये aspirations थे कि हम एक leading power बनता है, अभी उनमें एक थोड़ा dent लग गया है. Accentuate its domestic political contestations. These in turn will impact the content and conduct of India's foreign policy in the years to come. और ये जो सिचुएशन हो गई है, इसका इम्पैक्ट आएगा कि किस तरीके से हम हमारी फॉरेन पॉलिसी जो आगे आने वाले सालों में फॉरेन पॉलिसी पे किस तरीके से काम करते हैं, उस पे इस चीज का इम्पैक्ट जरूर आएगा. Regional primacy. COVID 2.0 has quickened the demise of India's regional primacy. Quicken, COVID की वजह से जो हमारा demise है, demise मतलब हमारा जो downfall है, वो और जल्दी हो गया है. Regrettably, the country's geopolitical decline is likely to begin in the neighborhood itself. हमारा decline अगर geopolitics में देखें तो वो already start हो चुका था, हमारे पड़ोसी से ही अगर शुरुआत करते हैं तो. A strategic space which New Delhi has been forced to cede to Beijing over the past decade or so, a phenomenon that was intensified by the aggressive regional policies of Modi's 1.0. तो जिस तरीके से धीरे धीरे हम बीजिंग के सामने गिव अप कर रहे हैं, हमने पिछले 10 सालों में अगर ओवरऑल देखा जाए तो हम बीजिंग के सामने हमारे फोर्सफुली हमने बहुत सारी जगह दी है. ये एक ऐसा फिनोमिना है जो हमारी रीजनल पॉलिसीज जो मोदी जी ने अपने फर्स्ट टर्म में बनाई थी, उसकी वजह से एग्रेसिव जो पॉलिसीज बनाई थी, उसका एक रिजल्ट था. India's traditional primacy in the region was built on a mix of material aid, political influence and historical ties. So traditionally जो strong इंडिया जो स्ट्रॉन्ग था वो अपने रीजन में, वो किस वजह से था कि वो मटेरियल्स में स्ट्रॉन्ग था, वो सपोर्ट करता था दूसरों को. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था हमारा और हमारे पुराने रिश्ते थे बहुत सी कंट्रीज के साथ. Its political influence is steadily declining. हमारा जो political influence है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. Its ability to materially help the neighborhood will shrink in the wake of COVID-19. और material देकर जब हम दूसरे देशों की मदद करते थे, वो भी कम हो गया क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब है. और जो हमारे हिस्टोरिकल टाइज थे may not do wonders to hold on to a region hungry for development assistance. So, अब सिर्फ पुराने रिश्तों की वजह से हम ये नहीं सोच सकते कि कुछ बहुत ही मिराकल हो जाएगा. और अभी हम ऐसी कंट्री है जिसमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट के लिए. So as a result, अब इन सब के चलते South Asian states are likely to board the Chinese bandwagon. So अब इन सब के चलते जितनी भी साउथ एशियन दूसरी कंट्रीज हैं, वो सब अब चाइना का सपोर्ट कर रहे हैं. जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया था, नाउ वो भी स्टार्ट कर दिए हैं चाइना को सपोर्ट करना, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अभी सपोर्ट की जरूरत में, वो किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता. In July 2015, External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, who was then the Foreign Secretary, stated that India aspires to be a leading power. India एक leading power बनना चाहता है. But हम सिर्फ एक balancing power नहीं, हम leading power बनना चाहते हैं. But किस तरीके से COVID-19 ने impact किया है हमारे इन aspirations पर, इन सपनों पर. Being boxed in a China dominated region, अब हम जिस रीजन में आते हैं उसमें चाइना भी सेम रीजन में आता है, तो ऑब्वियसली चाइना का जो डोमिनेशन है वो इस रीजन पर ज्यादा है. इस वजह से हमें बहुत ही कम स्पेस मिलता है हमारे इस रीजन में. ग्लोबल की तो बात हटाई दें, हम हमारे रीजन में जो साउथ एशियन रीजन है उसमें भी अभी अगर हमें जगह बनानी है तो ऑलरेडी चाइना वहां एग्जिस्ट करता है. लेट अलोन ग्लोबल
जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस एक्सेप्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन। हमारा सिर्फ एक ही जगह थोड़ा स्ट्रांग है होल्ड, वो है इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडिया और पैसिफिक ओशन में जो एरिया आता है उसकी बात हो रही है। While the Indo-Pacific is geopolitically keen and ready to engage with India, the pandemic could adversely impact India's ability and desire to contribute to the Indo-Pacific and the Quad. So, हालांकि हम भी चाहते हैं कि हम पॉलिटिकली अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो हम उसमें भी बहुत ज्यादा एंगेज होना चाहते हैं, बट चूंकि पैंडेमिक ने हमें इतना बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर दिया है कि अभी हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए इस रीजन में, इंडो पैसिफिक में और क्वाड में। क्वाड ये 4 कंट्रीज को मिलाकर बोला जाता है, इसमें यूएस भी आता है। So COVID-19, for instance, will prevent any ambitious military spending for modernization plans. So अब जैसे एग्जाम्पल ही लिया जाए कि हम चाहते थे कि मिलिट्री में काफी ज्यादा स्पेंड करें ताकि हमारे प्लान्स और ज्यादा एक्सपैंड हो, एलएसी पे हमें मिलिट्री पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत थी, बट हमारे पास अब बजट रिस्ट्रिक्शन आ गया है, हम कहीं पर भी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। While the outpouring of global aid to India shows that the world realizes India is too important to fail, the international community might also reach the conclusion that post-COVID India is too fragile to lead and be a leading power. हालांकि ये हर कंट्री को लगा है कि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये तो समझ में आ गया है कि कोविड के खत्म होने के बाद भी इंडिया जो है वो एक बहुत ही वीक कंट्री बचेगा और वो लीडिंग पावर नहीं बन सकता आगे आने वाले कुछ सालों में ना। अब हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। डोमेस्टिक political contestations in the wake of COVID-19 devastation in the country could also limit New Delhi's strategic ambition. जो हमारे यहाँ इंटरनल इतने इलेक्शंस चल रहे हैं, उसकी वजह से इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, उसने भी न्यू दिल्ली के मतलब हमारे इंडिया के काफी सारे एम्बिशंस को फेल कर दिया है। General economic distress, a fall in foreign direct investment and industrial production, and a rise in unemployment have already lowered the mood in the country. देखिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स है, हमारा इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया है, हमारे एफडीआईज आना कम हो गए हैं, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमारी कंट्री में चल रही हैं। The central political leadership therefore is likely to focus on COVID-19 recovery and the assembly elections in UP in 2022. So, अब जो फोकस है हमारे लीडर्स का वो है कोविड-19 से रिकवर होने का और यूपी में जो 2022 में इलेक्शंस होने वाले हैं उस पर फोकस है। So UP election and the run-up to the 2024 general election, both crucial for Narendra Modi regime, could fan communal tensions in the country. So अब 2022 में यूपी के इलेक्शन है, 2024 में जनरल इलेक्शन है। So मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का मेन फोकस अब इन दो चीजों पर। A depressed economy, politically volatile domestic space combined with a lack of elite consensus on strategic matters would hardly inspire confidence in the international system about India. So हमारी इकोनॉमी डिस्ट्रेस्ड है, डिप्रेस है, कुछ इसमें ग्रोथ नहीं है और पॉलिटिकली भी हमारी कंट्री बहुत वीक हो रही है। सो इस वजह से इंटरनेशनली कंट्रीज को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर। These strategic consequences of the pandemic will shape the content and conduct of India's foreign policy in several important ways. और इन सब की वजह से हम हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनर में नहीं बना सकते और बहुत इम्पैक्ट आ रहा है हमारी पॉलिसीज हमें किस तरीके से बनानी है। चलिए अब इंडिया चाइना इक्वेशन को देखते हैं। वन पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 devastating return and the damage it has done would be that India might be forced to be more conciliatory towards China. सबसे बड़ा हिट जो है कोविड-19 का वो ये है कि अब हमें चाइना के साथ थोड़े रिलेशंस बेहतर करने पड़ेंगे, फ्रेंडली करने पड़ेंगे, albeit reluctantly, हालांकि हम बिना मन से करें पर ये हमें करना पड़ेगा। From competing with China's vaccine diplomacy a few months ago, New Delhi today is forced to seek help from the international community, if not China, to deal with the worsening COVID-19 situation at home.
हालांकि थोड़े समय पहले हम चाइना से वैक्सीन के ऊपर फाइट कर रहे थे, एक डिप्लोमेसी चल रही थी कि किसका वैक्सीन ज्यादा बेहतर है, पर आज की डेट में हम मजबूर हैं सबसे मदद लेने में। भले हम चाइना से डायरेक्टली ना लें, पर इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमें मदद लेना पड़ रही है। और इस वजह से ये जो सिचुएशन है कोविड-19 की, जिसने हमारे कंट्री के अंदर सिचुएशन को इतना खराब कर दिया, इसको डील करने के लिए हमें मजबूरी में मदद लेनी पड़ेगी। फॉर वन, चाइना, हम क्यों नहीं ले रहे चाइना से हेल्प, या हम क्यों रिलेशंस हमें बेहतर करना चाहिए? China has, compared to most other countries, emerged stronger in the wake of the pandemic. सबसे पहली चीज, पैंडेमिक में काफी अच्छे से चाइना निकल कर, स्ट्रॉन्ग मैनर में निकल कर बाहर आया है। Second, the world, notwithstanding its anti-China rhetoric, will continue to do business with Beijing. और जो वर्ल्ड है, इतनी सारी कंट्रीज है, वो सब आज भी बीजिंग के साथ बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। वो पहले भी करते आए थे और ये आगे और बढ़ेगा। Third, while one is yet unsure of the nature of China-US relations in the days ahead, the rise of China and India's COVID-19 related troubles could prompt Washington to hedge its bets on Beijing. Although हम इतना श्योर नहीं है चाइना यूएस के रिलेशंस को लेकर आज, बट चूंकि इंडिया ट्रबल में है, तो माइट पॉसिबल कि यूएस अब चाइना के ऊपर अपना ज्यादा फोकस करेंगे। And finally, claims that India could compete with China as a global investment and manufacturing destination would remain just that, claims. और जो claims है कि इंडिया चाइना से compete कर सकता है, ग्लोबल मैनर में compete कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में compete कर सकता है, इन्वेस्टमेंट में कर सकता है, so ये जो claims हैं, ये सिर्फ claims ही रह गए हैं। अभी हम एक्चुअलिटी में इनके ऊपर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। Thanks to his monumental mismanagement of the second wave, India's ability to stand up to China stands vastly diminished today. चूंकि हम बिल्कुल भी मैनेज्ड मैनर में सेकेंड वेव को हैंडल नहीं कर पाए, जो इंडिया का एबिलिटी था वो चाइना के साथ खड़े रहने का, उसको फाइट करने का, compete करने का, वो अब कम हो गया है। In material power, in terms of balance of power considerations and political will, हर जगह materials में, power में या political will, हर जगह हम चाइना से अब पीछे हो गए हैं। This might require New Delhi to be more conciliatory towards China. इसीलिए अब हमें जरूरत है कि हमें चाइना के साथ थोड़े फ्रेंडली रिलेशंस ही मेंटेन करना चाहिए। डिप्रेस्ड फॉरेन पॉलिसी, अब जो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होगी। पोस्ट कोविड-19, अब कोविड-19 के बाद इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज अनलाइकली टू बी बिजनेस एज यूजुअल। जैसे हम पहले हमारी पॉलिसीज बनाते थे, अब वैसे नहीं बना पाएंगे। Given the much reduced political capital within the Modi government to pursue ambitious foreign policy goals, the diplomatic bandwidth for expansive foreign policy goals would be limited. जो हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स थे, उनको एक्सपैंड करने का जो हमारे पास स्कोप था, वो सब बहुत कम हो गया है। The remainder of Mr. Modi's current term is unlikely to emerge unscathed from such acute foreign policy depression. अब जो कुछ समय बचा है मोदी जी के टर्म को खत्म होने में, उसमें थोड़ी उम्मीद अब कम है कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी के साथ बाहर आएंगे। This, however, might take the aggressive edge of India's foreign policy under Modi. Less aggression could potentially translate into more accommodation, reconciliation, and cooperation, especially in the neighborhood. So, अब हमें थोड़ा less aggression दिखाना होगा। मतलब जितना हम अग्रेसिव मैनर में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनर में हम आगे बढ़ रहे थे, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। हमें थोड़ा अकोमोडेशन दिखाना पड़ेगा कि हम फ्रेंडली रिलेशन या कोऑपरेशन करने के लिए रेडी, एटलीस्ट अपने नेबरहुड में। With the Pakistan on one hand, एक तरफ Pakistan, and within the broader SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. So इन दो जगह पर हमें, स्पेशली SAARC पर हमें काम करना पड़ेगा। Strategic autonomy. Finally, the pandemic would at the very least indirectly impact India's policy of maintaining strategic autonomy.
सो इनडायरेक्टली ही सही, और पैंडेमिक ने इम्पैक्ट किया है कि जो हम अपना ऑटोनॉमी मेंटेन करते थे, ऑटोनॉमी का मतलब हम इंडिपेंडेंट थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, हम हमारे डिसीजंस खुद लेते थे। सो उस पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। As pointed out above, the strategic consequences of the pandemic are bound to shape and structure New Delhi's foreign policy choices as well as constrain India's foreign policy agency. तो जैसे अभी हमने इतना सब चीजें डिस्कस करी, इससे क्लियरली हम बता सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी की जो चॉइसेस है अब वो पहले जैसे नहीं रहे, जो स्ट्रक्चर था, जो स्ट्रैटेजीज थी, वो चेंजेस हो गई हैं। इट कुड बिकम मोर ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। जैसे पहले हम बहुत ओपनली क्रिटिसाइज करते थे किसी भी कंट्री को अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, बट अब से हम वो नहीं कर पाएंगे। रीजन बीइंग कि हम ये नहीं कर सकते कि आज हम किसी कंट्री से मदद कर ले लें और फिर हम बाद में उन्हें क्रिटिसाइज कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। A post-COVID-19 New Delhi might find it harder to resist demands of a closer military relationship with the US. और अभी पोस्ट कोविड के बाद हम जो यूएस का डिमांड था कि मिलिट्री रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए अभी तक हम रेजिस्ट कर रहे थे, हम मना कर रहे थे, बट अब हमारे लिए टफ हो जाएगा उनकी इस डिमांड को मना करना, बिकॉज यूएस भी हमारी मदद कर रहा है। And yet, every crisis opens up the possibility for a change and new thinking. But हर परेशानी, हर स्ट्रगल एक नई पॉसिबिलिटी को ओपन करता है, नई चेंजेस के लिए, नई सोच के लिए। So COVID-19 ने क्या किया है? What COVID-19 will also do is open up new regional opportunities for cooperation, especially under the ambit of SAARC. So COVID-19 ने अब हमारे लिए नए अपॉर्चुनिटीज ओपन करें कि जो हमारे रीजनल कोऑपरेशन है, सार्क की अगर हम बात करते हैं, सो वहां पे थोड़ा कोऑपरेशन दिखाने का टाइम है। ये मौका मिला है कि हम इस सिचुएशन में सबका कोऑपरेट करें, मदद लें और फ्रेंडली रिलेशनशिप्स डेवलप करें। New Delhi might do well to get the region's collective focus on regional health multilateralism. न्यू दिल्ली ये भी कर सकता है कि हर किसी का फोकस अब रीजनल हेल्थ मल्टीलेटरलिज्म पर आए, क्योंकि अब सबको समझ में आ गया कि हेल्थ केयर हर कंट्री का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड ये प्रमोट करना चाहिए इंडिया को टू प्रमोट म्यूचुअल असिस्टेंस, जॉइंट एक्शन ऑन हेल्थ इमरजेंसी सच एज दिस, कि सब मिलकर जब भी कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है कोविड की तरह की, तो हर कोई मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करेगा। Classical geopolitics should be brought on a par with health diplomacy, environmental concerns, and regional connectivity in South Asia. So एक बहुत ही अच्छे मैनर में ये सब एक लेवल पर हेल्थ डिप्लोमेसी पे बात कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के जो कंसर्न्स हैं कि एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है उस पर बात कर सकते हैं, और किस तरीके से प्रॉपर कनेक्टिविटी होना चाहिए एटलीस्ट साउथ एशिया में, इन सब चीजों पर हम बात कर सकते हैं। COVID-19 may have opened precisely such an opportunity to the world's least integrated region. So जो साउथ एशिया है, जो वर्ल्ड का सबसे कम इंटीग्रेटेड है, मतलब यहाँ पर आपस में ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो इस रीजन के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन हुई कि सारी कंट्रीज मिलकर काम करें। ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर हैप्पीमोन जैकब, जो कि है एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्ममेंट, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, JNU न्यू दिल्ली। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर है JNU में। चलिए, आई रियली होप कि आर्टिकल आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा आर्टिकल था, बट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स वर देयर कि किस तरीके से कोविड-19 ने इमर्जिंग इंडिया को, जो इतना स्ट्रांगली अपने स्टैंड लेके खड़ा होता था, किस तरीके से हमें इम्पैक्ट किया है। तो लेट मी नो योर ओपिनियन अबाउट दिस कि किस तरीके से हम इस सिचुएशन से बेहतर मैनर में निकल सकते हैं, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जो अभी हमें ग्रैब करना चाहिए, और क्या चीजें हैं जिनको अभी हम साइडलाइन कर सकते हैं और इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग मैनर में फिर से रिबाउंस करने में मदद कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।